गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने सेकेंड क्वेश्चन, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया, यह अपने मित्र को कंप्यूटर या तो ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे। वो प्रश्न हमने आधा आंसर आधा लिखा था। लास्ट में हमें लिखा था कि मैं नित्य प्रातःकाल व्यायामशाला जाता था, वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। यहाँ तक हमने लिखा था। आगे लिखिए। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। अपराह्न में मतलब कि संध्या टाइम को। अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था। और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। पिताजी के साथ घर लौटता था। पैराग्राफ। रात को दूरदर्शन देखता था। रात को दूरदर्शन देखता था। या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था। या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका पता ही न चला। तुम्हारा मित्र मोहन। तो यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए प्रशास्य शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। मतलब कि जो शब्द दिए हैं उन पर वाक्य बनाना है। तो पहला है अधिशक। तो वाक्य बनाइए। मोहन कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। मोहन कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। दूसरा है प्रभारी। तो आंसर लिखिए, वाक्य बनाइए। उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। प्रभारी मतलब कि जो एक पोस्ट होती है जिसको पूरे सूचना विभाग, जैसे इंक्वायरी ऑफिस होती है, बराबर, सबको क्वेश्चन पूछे उसके आंसर देना हो तो उसको बोलते हैं प्रभारी पद। तो उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। तीसरा है आयकर। तो लिखिए, आयकर छिपाना अपराध है। आयकर छिपाना अपराध है। जैसे हम बोलते हैं इनकम, और हम जो यूज करते हैं पैसे, तो उसका आयकर विभाग से हमारा लेना देना होता है। जैसे कि ज़्यादा राशि आप कमा रहे हो पैसे, तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो ये जो छुपाने वाला काम करता है वो एक अपराध का काम है। बाद में है प्रशासन। तो उसका वाक्य बनाइए। पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। प्रशासन मतलब कि जो हेड है। तो पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई।
पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। अब है क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में है कि डायरी के रूप में लिखिए। किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण, तो ये हमको नहीं लिखना है। वार्षिक उत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता या पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव और अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव, तो ये आपका खुद का पूछा है, तो ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रश्न 4 हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट देखते हैं हम प्रश्न स्वाध्याय। स्वाध्याय का है कि नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। ओके, तो पैराग्राफ तो आपको यहाँ हिंदी में दिया ही है, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ और साथ में हम उसका भाषांतर भी करते जाएंगे। जैसे कि आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद नहीं आ रही थी, तो लखो आज तारीख 10 ઓગસ્ટ 2011 રાત્રે ઊંઘ આવતી નહોતી, રાત્રે ઊંઘ આવતી નહોતી। आज तारीख 10 ઓગસ્ટ 2011 रात्रे ऊँघ आवती नहोती। खुशी का ठिकाना न था, खुशी का ठिकाना न था मतलब कि आनंदनो पार न હતો, आनंदनो पार न હતો, आनंदनो पार न હતો। कल सुबह हो जाए इसका इंतज़ार था, कल सुबह हो जाए इसका इंतज़ार था। तो एનું ગુજરાતી ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતો હતો, ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતો હતો, ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતો હતો। स्कूल से शहर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई। स्कूलमांथी प्रवासमां जवाना आनंदनी, प्रवासमां जवाना आनंदनी कल्पना करता મને ઊંઘ આવી ગઈ। સ્કૂલમાંથી પ્રવાસમાં જવાના આનંદની કલ્પના કરતા મને ઊંઘ આવી गई। बड़े सवेरे 4 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई, राकेश उठो 4 बज गए। वहेली सवारे 4 वागे अलार्म वाग्यु, वहेली सवारे 4 वागे अलार्म वाग्यु અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, રાકેશ ઉઠ 4 વાગી ગયા, રાકેશ ઉઠ 4 વાગી गया। मैं आनंद तथा उत्साह से उठा, हूँ आनंद अने उत्साह थी उठ्यो, हूँ आनंद अने उत्साह थी उठो। मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं, મનમાં ડર પણ હતો કે ગુરુજી ખીજાય નહીં, ગુરુજી ખીજાય नहीं। स्नानादि संपन्न करके स्कूल पहुंचा, नाई धोईने स्कूले पहुंच्यो, नाई धोईने स्कूले पहुंच्यो, नाही धोईने स्कूले पहुंच्यो। सब साथी आ पहुंचे थे, બધા સાથીઓ આવી પહોંચ્યા હતા, બધા સાથીઓ આવી પહોંચ્યા હતા। मास्टर जी ने सबको बस में बिठाया और हम शहर के लिए निकल पड़े। गुरुजीए बधाने बस में बेसाड़िया, गुरुजीए बधाने बस में बेसाड़िया अने अमे प्रवास माटे निकली पड़िया, अमे प्रवास माटे निकली पड़िया, अमे प्रवास माटे निकली पड़िया। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। योग्यता विस्तार जो लिखा है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं।
तो जैसे कि पत्र लेखन के लिए ध्यान में देते योग्य महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में जो आप लिखो वो सरल भाषा होनी चाहिए। पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए, मतलब कि ज़्यादा पत्र लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, जो काम की चीज़ें हैं वही लिखनी चाहिए। मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम और बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। જે આપણાથી નાના છે એના માટે તું અને મોટા છે એના માટે આપ તમે કહેવું જોઈએ। पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए। बाईं ओर पत्र जिसे लिखना है उसका श्रेष्ठ भाषा में संबोधन करना चाहिए और उसके बाद अभिवादन करना चाहिए। इसके बाद पत्र के क्लेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए कि हमने पत्र क्यों लिखा है। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए, जैसे कि प्रिय भाई, प्रिय सखा, कुछ भी हो। संबोधन, अभिवादन आदि की तालिका, जैसे कि व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हो तो पुत्र पिता को या तो पिता पुत्र को लिख रहे हो तो पुत्र पिता को लिख रहा है तो पिता उससे बड़े हैं तो पूज्य पूजनीय ऐसा होगा। और लास्ट में आपका आज्ञाकारी पुत्र। अब पिता पुत्र को लिखेंगे तो वो छोटा है पिता से तो प्रिय या तो आयुष्मान या तो उसका नाम लिखेंगे और नीचे लिखेंगे तुम्हारा शुभ चिंतक, मतलब कि तारी शुभ कामना करवा वालों। पुत्र माता को लिखता है तो पूज्या या तो पूजनीय माता जी लिखेगा और नीचे लिखेगा आपका आज्ञाकारी पुत्र। माता पुत्र को लिखेंगी तो सेम आएगा प्रिय आयुष्मान या तो नाम और नीचे लिखेंगे तुम्हारी माता। छोटा भाई बड़े भाई को लिखेगा तो आदरणीय भाई क्योंकि बड़ा है। भाई को बड़ा भाई छोटा भाई लिखता है तो प्रिय चिरंजीवी या तो नाम लिख सकता है। तो ऐसे मित्र मित्र को तो अपना नाम लिख सकता है। शिष्य गुरु को तो पूजनीय गुरु जी। गुरु शिष्य को लिखता है तो उसका नाम लिखता है गुरु। व्यावसायिक पत्र हो तो पुस्तक विक्रेता को महोदय, बैंक मैनेजर को महोदय, व्यापारी या दुकानदार को श्रीमान प्रबंधक। कार्यालय में लिखना है तो किसी विभाग के अधिकारी को लिखना है तो मान्यवर मान्यवर महोदय ऐसा लिख सकते हो। समाचार पत्र के संपादक तो लिखना है तो श्रीमान संपादक महोदय ऐसा लिख सकते हो। प्रार्थना पत्र मतलब छुट्टी के लिए आपके शिक्षक या तो आचार्य को लिखना हो तो प्रधानाचार्य श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय ऐसा लिख सकते हो। डायरी के संदर्भ में ध्यान रखिए, डायरी और आत्मकथा दोनों एक दूसरे से भिन्न है। डायरी और आत्मकथा दोनों से भिन्न है, अलग है, क्योंकि आत्मकथा का संबंध जीवन की समूची अनुभूतियों का व्यवस्थित विवरण होता है। जो आत्मकथा होता है उसमें जीवन का सारी अनुभूति का वर्णन होता है और जबकि डायरी में दैनिक जीवन में घटने वाली जो रोज बरोज बनती है वो घटनाओं का लिखा जाता है और वो बहुत संक्षिप्त में होती है डायरी। अपने पुस्तकालय से विभिन्न प्रकार के पत्र एवं डायरी के संबंधित पुस्तक पढ़े। बड़ों से पूछकर पता करें कि हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं, कौन ले जाता है, हम तक कौन पहुंचाता है, पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं। आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरे तक जाते हैं, जैसे कि बस में, रेलवे में, प्लेन में। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का पिन या तो पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड क्या है, जैसे हम बोलते हैं पिन कोड नंबर। आपके घर डाकघर देने कौन आता है, उनसे मिलकर कोई 5 प्रश्न पूछिए। संदेशा व्यवहार के लिए चित्र देखिए और समझिए। कबूतर द्वारा चिट्ठी, टपाली द्वारा, फोन, कंप्यूटर, ईमेल, एनवेलप, लेटर और राजा को जो उसका बाजू वाला होता है शिष्य वो उसको समझाता है, पढ़कर बोलता है। प्रोजेक्ट वर्क है, विविध डाक टिकटों में संकलन कीजिए, तो हमें ये करना नहीं है। तो यहाँ हमारा जो पहला चैप्टर है पत्र एवं डायरी वो कंप्लीट होता है। अब दूसरा चैप्टर देखते हैं कच्छ की सैर। कच्छ की सैर, कच्छ एक प्रदेश है, जैसे कि गुजरात है वैसे कच्छ है, तो कच्छ घूमने की सैर। इसके लेखक है हरेश ढोलकिया। हरेश ढोलकिया कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे, एक टीचर थे।
शिक्षकत्व अपनी पहचान बन आपकी पहचान बन गई, मतलब शिक्षक ज एनी पहचान है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगन पंख शीर्षक से किया था। अब्दुल कलाम की जो बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर का पुस्तक था उसका उसने गुजराती में अनुवाद किया है और उसका नाम दिया है अगन पंख। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधात्मक लेखन के कार्य और पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र में है। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अगननो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय करने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द दर्शनीय स्थानों का परिचय कराता है। कच्छ के जो गांव है, शहर है, उसका परिचय कराते हैं। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। तो यातावृत्त मतलब यहाँ जो सारस दिख रहे हैं, दूसरे में ऊँट दिख रहा है, जो वहाँ के मेन है। तो हम पाठ आगे पढ़ते हैं। पहले तो हम पाठ का सार बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं कि शॉर्ट में इसमें क्या कहा है, क्या क्या है वहाँ देखने के लिए। तो हम थोड़ा पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा आनंद आएगा। तो अनूठा रेगिस्तान है। पहले तो कच्छ गुजरात राज्य का एक जिला है। कच्छ है वो गुजरात राज्य में आया हुआ है और गुजरात राज्य का एक जिला है। भारत की प्राचीन मोहनजोदड़ो की संस्कृति के अवशेष यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थानों का महत्व आज भी कायम है। भुज कच्छ का मुख्य नगर है। इस पाठ में कच्छ प्रदेश के बारे में बहुत सी जानकारी बड़े ही रोचक ढंग से दी गई है, जो आपको मजा आएगा। जैसे कि अनूठा रेगिस्तान, मतलब कि कच्छ में 2 रेगिस्तान है, एक तो छोटा रेगिस्तान और एक बड़ा रेगिस्तान। इनमें रेत नहीं पाई जाती। अब रेगिस्तान हो और रेत न हो तो एक ऐसा रेगिस्तान हम किसको बोलते हैं? जहाँ रेत हो उसको हम रेगिस्तान बोलते हैं। लेकिन कच्छ के 2 रेगिस्तान ऐसे हैं कि जहाँ रेत नहीं पाई जाती, इसलिए ये अपनी तरह से अनूठे रेगिस्तान है। जितने भी रेगिस्तान आप देखोगे वहाँ पे रेत होगी, बल्कि यही ऐसे 2 रेगिस्तान है जहाँ पे रेत नहीं पाई जाती। दूसरा हमको स्थल दिया है सामख्याली। तो इसे कच्छ का प्रवेश द्वार कहा जाता है कि कच्छ में प्रवेश के लिए सामख्याली है। इसके उत्तर में रापर और धोलावीरा नगर है। धोलावीरा में मोहनजोदड़ो की संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। दूसरा है सामख्याली से पश्चिम की ओर जाए तो इस दिशा में भचाऊ, गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुरी जैसे औद्योगिक नगर है जहाँ पे उद्योग चलता है। आदिपुर में गांधी स्मृति केंद्र है। इसके पास ही कंडला बंदर भी है। फिर है भद्रेश्वर, मुंद्रा, मांडवी। जैसे कि कंडला में दक्षिण में जैनों का प्राचीन यात्राधाम भद्रेश्वर मंदिर है, जो जैनों का मंदिर है। मुंद्रा का विकास एक बंदरगाह में रूप में हुआ है। मुंद्रा में भी बंदर है। मांडवी बहुत सुंदर बंदरगाह है और प्राचीन नगर भी है। यहाँ कई स्थान दर्शनीय है, देखने लायक है। नलिया है वो प्रसिद्ध शहर है। यहाँ हवाई सेना का मुख्य अड्डा है, हवाई सेना का। नारायण सरोवर है तो यह अति प्राचीन और पौराणिक स्थान है, जहाँ कोटेश्वर यहाँ का दर्शनीय मंदिर है। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त दृश्य बड़े आकर्षक होते हैं। लखपत है, ये भी एक प्राचीन स्थल है। किसी के समय गुरु नानक यहाँ पधारे थे। यह भूमि उसकी चरण रथ से पावन हुई है। यहाँ एक गुरुद्वारा भी है। हाजीपुर है, यह एक मुसलमानों का श्रद्धा केंद्र है। पास ही नखत्राणा अपने प्राकृतिक दृश्यों से प्रसिद्ध है। भुज एक कच्छ का मुख्य केंद्र है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन आदि स्थल दर्शन लायक है। यहाँ का हमीरसर तालाब प्रसिद्ध है। यहाँ विश्वविद्यालय भी है। काला पहाड़, इस पहाड़ पर प्रति वर्ष रणोत्सव का आयोजन किया जाता है। जैसल तोरल की समाधि, जो अंजार में जैसल तोरल की स्मृति में बना हुआ मंदिर है, वो भी दर्शन लायक है। सूरजबारी, मतलब यहाँ कच्छ की यात्रा समाप्त होती है। तो हम पाठ देखते हैं अब। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। अब विशाल भारत છે આપણો, એમાં ઘણા બધા જોવાલાયક જિલ્લાઓ છે।
પણ સબકા अपना अपना महत्व एवं सौंदर्य है, બધાયનું પોતપોતાની રીતે એક મહત્વ હોય છે। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है, गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है, भारत છે એનું એક એવું રાજ્ય છે गुजरात। गुजरात का भी एक विशिष्ट जिला है कच्छ। गुजरात છે એ ભારતમાં આવ્યું અને કચ્છ છે એ ગુજરાતમાં આવ્યું। गुजरातનો એક જિલ્લો છે કચ્છ। जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है, જોવાલાયક સ્થળ છે। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है, જે યાત્રીઓ આવ્યા હોય બહારથી જોવા માટે એના માટે કચ્છ જોવું એક આકર્ષણ જેવું છે। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं, એનું જૂનું મહત્વ પણ ઓછું નથી। अनेक दर्शनीय स्थानों में वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम કહી सकते हैं। હવે ઘણા દર્શનના સ્થાનો એવા છે અને એમાં નવું નવું જોવા મળે છે જેના માટે આપણે એને મ્યુઝિયમ કહી શકીએ છીએ। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं। कच्छમાં આપણે જેવો પ્રવેશ કરીએ એવા 2 ભાગ દેખાય છે, એક તો छोटा रेगिस्तान, दूसरा है बड़ा रेगिस्तान। अब इन दोनों में रेगिस्तान में जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। હવે આ 2 રેગિસ્તાન એવા છે કે જેમાં રેગિસ્તાનના કોઈ લક્ષણ જોવા મળતા નથી, છતાં પણ એને રેગિસ્તાન કહેવાય છે। રેત કहीं નજર ही नहीं आती, તમે ગમે ત્યાં જુઓ ને તમને રેતી દેખાશે નહીં। અતઃય અનૂઠા રેગિસ્તાન है, એટલા માટે જ આપણે એને સૌથી અલગ રેગિસ્તાન કહીએ છીએ। સામખ્યાલી को हम कच्छ का प्रवेशद्वार कह सकते हैं। સામખ્યાળી આવે એટલે આપણે કચ્છમાં પ્રવેશ કરી દીધો એમ માનીએ છીએ। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है, कच्छની यात्रा અહીંયાથી જ શરૂ થાય છે। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है, અહીંયાથી આપણે ઉત્તર દિશા તરફ જવાનું છે। रापड़ से धोलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति जो मोहेंजोदड़ो का स्मरण होता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है, 5000 वर्ष जूनू अवशेषों अंग છે। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते, खाली ने જોવાથી જ આપણે ચકિત થઈ જાય છીએ। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते, प्राचीन હોવા છતાં પણ એમાં આધુનિકતા જોવા મળે છે। सामख्याली से पश्चिम की यात्रा करते हैं तो भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे कोई नगर हो। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है, यहाँ सिंधी प्रजा रहे छे અને पाकिस्तान थी आई छे। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। गांधीधाम आदिपुर और गोपालपुरी छे उद्योगना लीधे ज विकसित थयेला छे। आदिपुर में गांधी स्मृति के पास ही कंडला बंदर का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है, बधाने रोजगार मળી રહે છે। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा मंदिर है। कंडला थी दक्षिण जाइए तो भद्रेश्वर नामनु मंदिर आवे छे प्राचीन, जे जैन लोकोनु छे। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पूरा जिनालय भूकंप से खंडित हुआ था। હવે એક जिनालय बनाववामां આવ્યું હતું, એ ભૂકંપના લીધે ખંડિત થઈ ગયું હતું। उसका पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है, એને નવું બનાવવામાં આવી રહ્યું છે। इसे आधुनिक का स्पर्श मिला है, હવે એને આધુનિક રીતે બનાવવામાં આવ્યું છે। મુન્દ્રા શહેર તહસીલ મુખ્યાલય भी है, મુન્દ્રા શહેર છે એ પણ વિકાસ થઈ રહ્યું છે। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है, જ્યાં જ્યાં समुद्र હોય ત્યાં ત્યાં બંદર બનાવવામાં આવેલા છે। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं, जूनी इमारतों છે। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे। હવે દરિયા કિનારાથી ચાલીએ તો માંડવી પહોંચી जाइए। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, यह बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्किया, समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है, જોવાલાયક છે। यहाँ VITI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है। पास ही बिंगरा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है, बिंगरा गाम છે ને अंतर्राष्ट्रीय हॉस्पिटल છે। मांडवी से आगे चलते ही डुमरा, कोठीरा, सुगरी, जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है, जैनों વધારે महत्व છે। नलिया शहर तहसील का केंद्र है, जहाँ दरिया नजर आता है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है, यहाँ वायुसेना नो मुख्य अड्डो छे। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक और धार्मिक स्थान आता है, સૌથી જૂનું સૌથી પૌરાણિક સ્થાન છે।
इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। रामायण समय નું માનવામાં આવે છે। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। ત્યાં એક કોટેશ્વર નામનું જોવાલાયક મંદિર છે જ્યાંથી રાવણ પસાર થયો હતો એવું માનવામાં આવે છે। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। आखा भारतનું સૌથી प्राचीन સ્થળ આ મંદિર છે। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ बड़ा आकर्षण है। અહીંયાથી સૂર્યનો ઉદય કે સૂર્યનો અસ્ત અહીંયાથી જોવામાં ખૂબ સુંદર લાગે છે। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है। अब लखपत अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रथ से पावन इस भूमि में गुरुद्वार भी है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। पहला ये समृद्ध शहर હતું પહેલાના સમયમાં, જ્યારે અત્યારે એ સાવ ભૂકંપના हिसाबे તૂટી ગયેલું છે, છતાં પણ દર્શન લાયક છે। यहाँ एक किला भी है। उसके बगल में प्राणधो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ खनिज संपत्ति मिलती है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र भी है। यहाँ से पवन चक्कियों ज़्यादा है दरिया किनारे पे, तो उससे मुताबिक यहाँ पे विद्युत है वो भी उत्पन्न होता है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने से हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से ही होती है। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान आता है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पग यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शन के लिए आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में ही चौक्स, पुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थल है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भूज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है कि कच्छ में मेन क्या है, तो भूज। भूज में है आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय मतलब कि लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 में भूचाल ने इसे खंडित किया, मतलब भूकंप आया था तो ये सब टूट गया था, तो लोगों ने उसे नए रूप रंग से पुनर्निर्माण करके उसको सुंदर बना दिया। भूज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा से काला डूंगर आता है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। ये पहाड़ ऊपर चढ़ीने તમે रेगिस्तान જોવો તો તમને मजा આવી જાય। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। सरकार अन्य जे स्थानीय जनता છે એના દ્વારા ત્યાં રણોત્સવ થાય છે। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। आखा दुनियामांथी બધા લોકો આવે છે। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। सफेद रण ने જોવું એ પણ એક સુંદર घटना છે। भूज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सुजन संस्था से यहाँ की प्रजा हस्तकला का परिचय होता है। यहाँ બધું हाथ कलाનું काम आले છે। जैसल तोरल की स्मृति से मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। जैसे ही सूरजबारी आती है मतलब कि हमने कच्छ को छोड़ दिया, जो अविस्मरणीय स्मृतियों को छोड़ जाती है, जे अपनी ताजी यादों होती है આપણે छोड़ी दઈએ છીએ। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। एक बोले छे कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। कच्छ में आप कोई भी मौसम में वहाँ जा सकते हो। अनुवादक है महेश भाई उपाध्याय। इसका स्टोरी का जो हिंदी में अनुवाद किया है वो है महेश भाई उपाध्याय। तो ये पूरी स्टोरी में हमें कच्छ के बारे में बताया है। जो भारत है, भारत में गुजरात है, गुजरात में कच्छ आया है। गुजरात का एक जिला है कच्छ, जो कि बहुत रमणीय है। अब रेगिस्तान है तो भी रेगिस्तान में रेत होती है इसलिए तो उसको रेगिस्तान बोला जाता है, लेकिन यहाँ रेत नहीं दिखाई देती फिर भी उसको रेगिस्तान बोलते हैं। यही अनूठा रेगिस्तान है। यहाँ पे सामख्याली से हमारी यात्रा शुरू होती है। बाद में प्राचीन सामख्याली से बाद हमने कच्छ, गांधीधाम, आदिपुरी, गोपालपुरी, कंडला, बंदर, भदेश्वर प्राचीन मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर, लाइब्रेरी, डुमरा, कोठीरा, सुगरी, नलिया, नारायण सरोवर जैसे स्थल देखे, जिसका अपना अपना एक महत्व रहा है। लखपत है, लखपत के आगे माता का मढ़ है, वो सब भूज है, ये सब देखने लायक है। तो लास्ट में उसने बोला है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा कहा जाता है। कच्छ है वो गुजरात का एक गौरव है और दुनिया भर के लोगों यहाँ
कोई भी सीजन में आ सकते हैं, तो भी उसके लिए ये आकर्षण केंद्र बना हुआ है। शब्दार्थ देख लेते हैं। अनूठा मतलब अनोखा, विशिष्ट। रेगिस्तान मतलब मरुभूमि या तो रेत भूमि। जीर्णोद्धार मतलब पुनः निर्माण। मज़ार मतलब दरगाह। गुरुद्वारा मतलब सिखों का धार्मिक स्थल। और भूचाल मतलब भूकंप। तो अभ्यास हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।